नमस्कार, स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत में। लखनऊ में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि एक गहरी साजिश के तहत हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्रेस वार्ता में पीड़ित परिवार और लड़कियां भी मौजूद थी। लखनऊ में आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि धमकाकर और बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनके मुताबिक यहाँ कोई एक दो घटनाएं नहीं, बल्कि एक सुसज्जित जिसका मकसद है हिंदू समाज को कमज़ोर करना और ख़त्म करना। प्रेस वार्ता में पीड़ित लड़कियां और उनके परिजन भी मौजूद थे। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। उनका कहना था कि उन्हें डराया धमकाया गया, प्यार के झांसे में लिया गया और फिर ज़बरदस्ती धर्म बदलवाया गया। गोपाल राय ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे नेटवर्क की जांच कर कार्रवाई की जाए और हिंदू परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का दावा है कि जल्द ही वहां इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपेगी। हम लोगों ने एक हेल्पलाइन का योजना बनाया जो कल सभी मीडिया के सामने हमारे वर्कर जो टीम है कॉल सेंटर के सब लोग कल दिन भर लगे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जैसे ही ये अपना सनातन हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, देश भर से लोगों का फोन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, पूरे देश की बात बता दूं, जो समस्या उत्पन्न होती है वो चौकी इंचार्ज से लेकर के इंस्पेक्टर तक होती है। आपको मैं बताऊं, FIR तक दर्ज नहीं होता है। कुछ 30% ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो तत्काल गरीबों की मदद करते हैं या पीड़ितों की मदद करते हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनकी लड़ाई लड़ रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भी देखिए एक बहन बैठी हुई है, इसकी बेटी ये है, इसको छांगुर गैंग के लोगों ने अपहरण किया, फिर निकाह किया और निकाह करने के बाद सारे प्रक्रिया जो झेल रहे हैं सब, चूंकि वहाँ हिंदू की आबादी कम है, ये बोल भी नहीं सकते, एप्लीकेशन लेके जाते हैं, पुलिस पैसा ले लेती है उनके गिरोह से। और ये यहाँ की ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान चूंकि पुलिस से मिली रहती है। तीसरी चीज ये देखिए, ये नशीन अली, ये मुख्य आरोपी, ये दोनों मिल करके कई हिंदू लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हमारे सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि बहुत लोगों के फोन आए हैं कि हमें मरवा देगा, हमें ये कर देगा। अब यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि जो मजार है उसके अंदर भी बहुत लोगों को दफना दिए हैं सब। ये जो छांगुर गैंग है और जितनी गैंग है इस समय, जैसे आप देख लीजिए कि ये शाहीन बाग में जो प्रकरण हुआ था, शाहीन बाग वाले तो धरना प्रदर्शन खुद दिए, शाम को बिरयानी खाए। लेकिन ये सब पूरा देश में इस समय भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना है, इसलिए हिंदू बहन बेटियों को ये लेकर के इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं बताऊं, परसों रात में मुझे देवरिया से फोन आया कि खुकुंदू थाना क्षेत्र में एक लड़की है, जो हिंदू लड़की है 15 साल की, और एक लड़का लेकर के कहीं गायब है। हम लोग पता लगाए, अपनी टीम में डाला गया तो कहीं से फोन आया कि एक लड़का लड़की मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में ये रुके हुए हैं। हमने सुबह 6 बजे इंस्पेक्टर मोहनलालगंज, मैं बधाई देता हूँ ऐसे पुलिसकर्मी को, सरकार से कहूंगा कि ऐसे लोगों को सम्मानित भी करें। हर पुलिसकर्मी का बल नहीं होता। ये तत्काल फोर्स भेज करके हमारी टीम गई थी और उस लड़के को गिरफ्तार कराया गया है। वो पीड़ित लड़की के साथ अगर हम लोग नहीं अगर टाइट रहते तो ऐसी स्थिति में उसके साथ गैंगरेप होता और साथ साथ में धर्मांतरण कराया जाता, पता नहीं कहाँ भेज दिया जाता। तो ऐसे ऐसे समस्या तमाम है। ये देखिए, ये लड़के के नाम है बदर सिद्दीकी। ये दिल्ली यूपी से कम 50 लड़कियों को ये शिकार बना चुका है। लव मैरिज के नाम पर धर्मांतरण कराना और इनका शोषण करना। ये देखिए, इसके शिकार जो है देखिए नेगी भी हैं, इनकी बहन को भी ले गया है। इस तरह से देखिए हमारी बहन बगल में बैठी हुई है और ये देखिए सऊदीया का है, ये पाकिस्तान में रहता है, हाइल अलविदा में। ये बड़ा वहाँ से चक्कर चलता पूरे विश्व में। जैसे छांगुर को हमने
छानून का केस उजागर किया, जा जाकर के अधिकारियों से मिला, गिरफ्तारी कराया। तो ऐसे में पूरी गिरोह इसकी बहुत तगड़ी सक्रिय हो गई है। जाकिर नाइक जैसा आदमी ये हिंदुस्तान को बनाना क्या चाहता है, आप सभी को पता है। ये जाकिर हुसैन जैसा आदमी, जाकिर नाइक जैसा आदमी, और इसके इतना ज्यादा लोग हैं। देखिए पीड़ितों की भरमार है। ये हेल्पलाइन के माध्यम से इतने लोग आए हैं और सब लोग, अब ये साइन बैठी हुई है, ये कर्नाटक की है, ये सहारनपुर में कैसे छल हुआ, 20 लाख रुपया इसका अकाउंट में दे दी और देने के बाद इसको सऊदी लगे सब क्या क्या किए। पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि मैं बहुत न बोलते हुए एक प्लेटफॉर्म है पूरे देश भर के हमारे जो पीड़ित हमारे हिंदू भाई बहन हैं, अगर किसी भी समस्या से वो ग्रसित है तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षक परिषद सनातन हेल्पलाइन पर फोन करें और हम लोग डायरेक्ट उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सरकार से, प्रशासन से सहयोग दिला करके। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले दादा आप अपना परिचय देकर के क्या समस्या 2 मिनट बताइए। जापान और केरल की मिसाल देकर के समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। औरैया में प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मार्च और पियर किए जाने के फैसले के विरोध में सपायों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के आज समाजवादी पार्टी के महिला सभा और मजदूर सभा ने जिला मुख्यालय काकोर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल मार्च पियर योजना का विरोध किया गया, जिसके तहत कई प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने बताया कि यह नीति गरीब बच्चों की शिक्षा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जहां जापान में एक छात्र के लिए ट्रेन चलाई जाती है और केरल में एक छात्र के लिए पूरा स्टाफ पढ़ाता है, वही यूपी में स्कूलों को मार्च कर गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। सपा का आरोप है कि यह योजना ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है, जहां स्कूलों का मार्च होना बच्चों की स्कूल तक पहुंचकर मुश्किल बना रहा है। सरकार का यहां फैसला गलत है। गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जहां एक तरफ जापान और केरल शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है, वही यूपी में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। सुनिए। ये मुख्य रूप से प्रदेश आह्वान पर महिला सभा और मजदूर सभा की तरफ से ये ज्ञापन दिया जाना था। और ख़ास तौर से जो विरोध जो है हमारा, जो वर्तमान सरकार ने विद्यालयों को बंद कर दिया है, प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जो बंद करके जो अव्यवस्था फैला दी है, इसके लिए हम लोग ये सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हर हालत में इस पर पुनर्विचार करें। क्योंकि इस समय अगर आप गांव में जाकर के देखेंगे तो इससे बच्चों की, गार्जियंस की बड़ी स्थिति नाजुक है, इतने दुखी हैं, लोग रो रहे हैं। और सबको, बच्चों को भी अपने भविष्य का ये चिंता हो रही है कि जो अच्छे भले अपने गांव में पढ़ रहे थे, अब उनको विद्यालय बंद होने से अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। क्योंकि उनके गार्जियंस 2-4 किलोमीटर की दूरी पर अपने बच्चों को न तो छोड़ने की स्थिति में है, क्योंकि जो मेहनत मजदूरी किसानी करने वाले लोग हैं वो इतना समय नहीं दे सकते हैं कि बच्चे को सुबह विद्यालय छोड़ने जाएं और दोपहर में छुट्टी के समय उनको लेने जाएं। तो ऐसी स्थिति में यही लगता है कि इन बच्चों का स्कूल उस गांव में न होने से उनकी शिक्षा निश्चित रूप से रुक जाएगी। अगर बात करें, वहीं अगर बात आती है जहां 50 से कम बच्चे हैं, काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जिसमें 5, 6 और 10 बच्चे ही दिखाई पड़ते हैं 17-18 तक। देखिए, अभी सत्र शुरुआत हुई है, अध्यापकों की संख्या कम कर दी और पहले भी ऐसे कई मामले हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल जो है 19 बच्चे हैं, उसके बाद अब 14 रह गए। तो क्या इनका उदाहरण नहीं है कि केरल में एक विद्यालय है जहां पर केवल एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके पूरा स्टाफ भेजा जा रहा है। जापान में एक विद्यालय में केवल एक बच्चा पढ़ता है, उसके लिए एक ट्रेन भेजी जाती है। तो क्या ये उनका शिक्षा का महत्व समझ रहे हैं? हमारे यहाँ शिक्षा का महत्व ना समझ करके शायद दारू इत्यादि का महत्व समझा जा रहा है। यहाँ पर जो सुविधा होती थी, कहीं देसी मिलती थी, कहीं अंग्रेजी मिलती थी, अब ये सुविधा कंपोजिट दुकान करके ये कर दी कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। शिक्षा के लिए भले ही आपको परेशान होना पड़े, लेकिन इसके लिए आपको हैरानी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने दुबई और स्पेन की निवेश यात्रा की जानकारी मंत्री को दी। वही मानसून सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुरूप पूरक बजट और वित्त विधेयकों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने 13 से 19 जुलाई के बीच दुबई और स्पेन में हुई अपनी निवेश यात्रा का ब्यौरा मंत्रिपरिषद को दिया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने आधुनिक डेटा सेटर्स का निरीक्षण किया गया और प्रदेश में ऐसे ही विश्वसनीय डेटा सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री का यह दौरा निवेश की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश को एक डेटा सक्षम और सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए जाएंगे। इस योजना में शोधकर्ता, नीति निर्माता और निजी कंपनियां भी भागीदारी करेगी। मुख्यमंत्री जी ने दुबई और स्पेन में जो डेटा सेंटर्स देखे वो अत्याधुनिक है। मध्य प्रदेश में भी ऐसे डेटा सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा जिससे राज्य को एक नई पहचान मिलेगी। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल है हमारा, और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एकदम भगवान महाकाल की आकर्षण सारे देश में बढ़ा है। और आपने देखा होगा लगभग 20 गुना भक्तों की संख्या भी बढ़ी है। कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ महाकाल की सवारी और जिस प्रकार की भीड़ थी, तो मैं तो लगभग 40 सालों से ज़्यादा हूँ, तो अद्भुत भीड़ थी। मतलब अब प्रशासन के लिए भी चुनौती हो गया वो कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करके बाबा को सीधे निकाल कर ले जाना। पर फिर भी प्रशासन की अच्छी व्यवस्था के कारण बहुत अच्छी सवारी निकली और हमें लगता है कि अब दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जाएगी। कल की सवारी के अंदर जो थीम थी वह थी लोक नृत्य, लोक संगीत और सारे प्रदेशों के संस्कृति वहाँ दिखाने की कोशिश की थी हमने, विशेषकर ट्राइबल। तो गुजरात के ट्राइबल नृत्यकार आए थे, मध्य प्रदेश के भी थे और बहुत ही मतलब अनुपम दृश्य था। और जो आनंद है महाकाल की यात्रा का, वो जो मन को आह्लादित करता है, वो इसके शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। और इसलिए ये जो हमारा प्रदेश का एक बहुत बड़ा उत्सव, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये रथ यात्रा जैसे एक निकलती है और तिरुपति भगवान की यात्रा निकलती है, ऐसे हमारे यहाँ भी महाकाल की सवारी की प्रतिष्ठा ऐसी ही होने वाली। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि मैं तो 30-40 साल से जा रहा हूँ, और जिस तेज़ी से भक्तों का आना जाना वहाँ हो रहा है, और इसलिए हम सबके लिए एक चुनौती है कि यह सवारी अच्छी निकली और जो भी दर्शक आए वह यहाँ से प्रसन्न होकर जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। हाँ जी, अब मैंने तो झांझ भी बजाया और पता नहीं क्या क्या बजाया, आप देख ही नहीं पाए। मतलब मेरी सांस बड़ी लंबी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उर्वरक की लिए सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के जिलों में, अब चूंकि बोनी तो हो गई है और बोनी में भी ऐसी कोई किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं आई, उनको समय पर खाद उर्वरक मिलता रहा। और अभी भी अब वापस दूसरी बार लगेगा, तो सभी माननीय मंत्रीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाज़ार के अंदर नकली खाद नहीं आए। इसको
इस विशेष ध्यान दे। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, और विशेषकर जैव विविधता से संपन्न हमारा प्रदेश है, और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रुचि भी बहुत ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे धार्मिक पर्यटन में हमने महाकाल लोक बनाया और उसके बाद लोगों का आकर्षण बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, अब जैव विविधता के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, और इसलिए अब इसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत फोकस किया है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। इसलिए इस क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र के अंदर कैसे पर्यटक ज़्यादा आकर्षित हों, इसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि शेर, चीते अब मध्य प्रदेश इनके नाम से पहचानने लगा। अभी तक तो गुजरात ही टाइगर के नाम से पहचाना जाता था, पर मध्य प्रदेश की भी पहचान अब हो रही है। और मुझे लगता है कि जैसे पचमढ़ी है, पचमढ़ी क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है उसको भी, और बायोस्फीयर से मतलब ये है कि हमारे जितने भी जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, वायु में रहने वाले। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।